नमस्कार दोस्तों, आज प्रीति की कलम से प्रस्तुत है एक प्रेम कहानी। यह ऐसे प्रेम की कहानी है जिसमें सभी पात्र अपने हृदय में तो प्रेम महसूस करते हैं, पर उसको कहकर कहानी का अंजाम नहीं देते। तो प्रस्तुत है प्रेम कहानी की कड़ियों में पहली कड़ी। कहानी का नाम है यू स्पेशल। ये मेरी स्वरचित मौलिक रचना है। कहानी से पहले दो पंक्तियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता। कोई भी इंसान पूरी दुनिया के लिए नहीं जीता। एक इंसान के लिए जीता है जो उसके लिए पूरी दुनिया ही होता है। तो प्रस्तुत है कहानी यू स्पेशल। हमारे घर के पास से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए यू स्पेशल चला करती थी। लड़कियों के लिए अलग व लड़कों के लिए अलग। शुरू में घर के लोगों के अनुदेशों का पालन करते हुए हम लड़कियों वाली स्पेशल में ही जाते थे, पर एक तो उसमें भीड़ बहुत, दूसरा शोर बहुत, तो कुछ समय बाद ही हमने लड़कों की स्पेशल में जाना आरंभ कर दिया। लड़कों की बस में लड़कियों के लिए कोई मनाही नहीं थी, पर हमारे अलावा शायद ही कोई लड़की उस बस में चढ़ती। अधिकतर भागते भागते ही हम दोनों बहनें बस पकड़ते थे और ड्राइवर भी मानो हमें लिए बिना नहीं जाएगा। धीरे धीरे बस चलाना शुरू करता और हमारे चढ़ते ही स्पीड बढ़ा देता। रानी और निधि पहले ही बस में चढ़कर झांक कर हमें आवाज़ देती दिखती। हम चारों अक्सर बस के पिछले हिस्से में खड़े होकर ही सफ़र पूरा कर लेते। बस में धीमे धीमे बोलने वाले अधिकतर चश्मा लगाए पढ़ाकू किस्म के शर्मीले लड़के ही होते। सबसे पीछे की सीट में अक्सर एक युवक खिड़की पर बैठा दिखता। गोरा रंग, चौड़ा माथा और बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखें। उम्र यही कोई 20-22 वर्ष। हमें देखकर तुरंत खड़ा होकर सीट दे देता। पहले तो कुछ अटपटा सा लगा, फिर ये समझकर कि शिष्टाचारवश ऐसा कर रहा है, अक्सर रानी उसकी सीट पर बैठ जाती। फिर धीरे धीरे खिड़की की सीट छोड़कर बैठने लगा और हमारे बस में आते ही खिसककर रानी को सीट दे देता। हेलो हाय के अलावा शायद ही किसी और शब्द का आदान प्रदान होता। हमसे पहले ही हंसराज कॉलेज के नज़दीक उतर जाता। खैर धीरे धीरे रोज जाने से बातें हेलो हाय से आगे बढ़कर दोस्तानी लहजे में होने लगी और प्रतीक नाम का वह सौम्य सरल युवक हम सभी का मित्र बन गया। रानी से उसकी विशेष मित्रता हो गई। पता लगा कि हंसराज कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह श्री राम रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। अमोल पालेकर सा दिखने वाला वह युवक हम सभी के मन को भा गया। समय यूं ही कॉलेज की जिंदगी के नए नए अनुभवों के साथ गुजरता जा रहा था। रोज सुबह की वही दिनचर्या। प्रतीक का रानी के लिए बस में सीट रखना, बेहद शरीफ और दोस्ताने लहजे में हम सबसे बातें करना और फिर अपना स्टॉप आने पर चुपचाप उतरकर इंस्टीट्यूट में ओझल हो जाना। यह सिलसिला करीब 2-3 महीने चलता रहा। एक दिन वहीं भागते भागते बस पकड़ी तो देखा कि पीछे की सीट बिल्कुल खाली है। अगले दिन और उससे अगले दिन भी प्रतीक का कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं। हम सब तो अपनी अपनी पढ़ाई और कॉलेज की नई जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। हाँ, रानी जरूर उदास दिखती थी। फिर बस में ही किसी ने हमें बताया कि प्रतीक का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। उसी दिन हम सभी कॉलेज से लौटते हुए उसे देखने हॉस्पिटल पहुँचे। बाहर उसकी बड़ी 2 बहनें मिली, आंखों में आंसू भरे थे। कमरे में पहुँचे तो सामने उसे लेटा पाया। माँ सिरहाने बैठी थी। वही चमकता हुआ चेहरा, चौड़ा माथा, माथे पर माँ ने शायद पूजा करके भस्म का टीका लगा दिया था। एक योगी सा दिख रहा था प्रतीक। हम सबको देखकर उसकी आंखों में एक चमक तो आई, पर एकदम से लगा कि बुझ गई। पूछने पर पता लगा किसी दोस्त से मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा था तो गिर गया। पैर में मामूली चोट आई थी, पर इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि टखने से नीचे पंजा काटना पड़ा। हम सब यह सुनकर देखकर स्तब्ध रह गए। रानी की आंखों में तो आंसू आ गए। माँ ने यह देख लिया
और बहुत स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। तुरंत ही इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग बहुत ही सहजता से उससे बातें करने लगे। हल्के फुल्के मजाक करके उसका दिल बहलाने की कोशिश करते रहे। इसी बीच माँ ने उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करी। मना करने पर यह जिम्मेवारी रानी पर सौंप कर कि शायद उसके कहने से खा ले, वे चुपचाप आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इकलौते बेटे की यह दशा सहन कर पाना वाकई बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर रुकने के बाद हम लोग अगले दिन आने का वायदा कर वापस निकल लिए। प्रतीक की माँ व दोनों बहनों ने विशेष अनुग्रह किया कि हम कल भी जरूर आएं। उन्हें लगा कि हमारे आने से ही उनके बेटे के चेहरे की चमक व मुस्कुराहट लौटी थी और उदासी कुछ क्षण के लिए ही सही दूर हो गई थी। हम सभी लगभग एक सप्ताह तक रोज कॉलेज से हॉस्पिटल जाते और 1-2 घंटा रुककर वापस आ जाते। उसकी मानसिक स्थिति में तो काफ़ी सुधार था, परंतु पैर अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। घर वाले भी उसकी हालत से लगे सदमे से धीरे धीरे उबरने लगे थे। हमारे जाने से सबके चेहरे खिल जाते। वे हमें अपने बेटे की खुशी के रूप में देखने लगे थे। रानी से हल्के फुल्के मजाक भी चलते रहते। कभी किसी ने नहीं कहा, पर प्रेम जिसमें पूजा का भाव रहता है उसके चेहरे पर दिखता। किसी ने प्रकट रूप में प्रेम का विषय नहीं निकाला। तो अगले दिन जब हम उससे मिलने अस्पताल पहुंचे, वहां उसके परिवार के लोगों की भीड़ दिखी। बमुश्किल उसकी दीदी दिखी, आंखें रो रो कर सूजी हुई। जो उन्होंने बताया उसको सुनकर हम सभी थक रह गए। पता लगा बीती रात उसका बुखार 105 डिग्री तक पहुंच गया। डॉक्टर ने तुरंत पूरा पैर काटने का निश्चय किया और ऑपरेशन के दौरान ही हार्ट अटैक हो गया। अब इस समय वह कोमा में आईसीयू में था। हमें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें, रुककर किसको क्या सांत्वना दें। इस उम्र में तो पता ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति में क्या और कैसे समझाया जाता है। फिर माँ दिखी, बिल्कुल टूटी हुई सी, बस हाथ पकड़े खड़ी रही और कातर दृष्टि से रानी को निहारती रही। कुछ देर रुककर हम लोग वापस आ गए। अगले दिन सुबह ही बस में उसके चल बसने की खबर मिली। हम सभी की आंखों में आंसू थे, पर रानी की आंखों से बहती अविरल अश्रुधारा देखकर समझ ही नहीं आया कि क्या कहकर उसको सांत्वना दें। 2 दिन बाद हम सभी संवेदना प्रकट करने हेतु उसके घर पहुंचे। रिश्तेदारों से भरा हुआ घर। दीदी ने हमें देख लिया, तुरंत हमें लेकर माँ के पास पहुंची। माँ रानी से लिपटकर बहुत देर रोती रही। ऐसा लगा कि उससे मिलकर उनका भारी मन कुछ हल्का हो गया। रानी को अपने दुख में उन्होंने सहभागी माना और लगा उनका दुख आधा हो गया। बहुत देर उसका हाथ पकड़े बैठी रही। जब जाने को उठे तो धीरे से बोली, फिर आना। दूर बैठे बूढ़े पिताजी की आंखों में भी यही भाव दिखा। एकदम से समझ आ गया, रानी में ये बूढ़े माँ बाप अपने बेटे का प्यार देख रहे थे। वो प्यार जो ना किसी ने जाहिर ही किया और ना ही छिपाया, बस अनुभवी आंखों ने उसको महसूस किया। घर आकर मैंने बहुत सोचा विचारा और निर्णय किया कि जब तक संभव होगा इन बूढ़े माँ बाप से मिलने रानी को लेकर जरूर जाऊंगी। रानी भी इस बात से सहमत थी। अगले दिन फिर जब उनके घर पहुंचे तो वहां संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा हुआ था। बात तो अधिक नहीं हो पाई, पर माँ जरूर रानी का हाथ पकड़े बैठी रही। कुछ लोग रानी को देखकर कानाफूसी भी करते दिखे, पर माँ और बहनें बहुत स्नेह से उसको घेरे बैठी रहीं। धीरे धीरे लोगों का आना लगभग बंद हो गया। बहनें भी अपने परिवार में व्यस्त हो गईं, पर रानी ने बदस्तूर वहां जाना जारी रखा। कभी कभी हमारे साथ, कभी अकेले ही। कहने सुनने को तो कुछ था नहीं, बस माँ रोज ही प्रतीक के पुराने बचपन के किस्सों को पुनः दोहराती
या चुपचाप हाथ पकड़े बैठी रहती, या तरह तरह के व्यंजन बना करके हमें खिलाकर खुद प्रसन्न होती। फिर आने का वायदा लेकर ही वे हमें जाने देते। आप विश्वास करेंगे, यह सिलसिला लगभग 12 वर्ष तक चला। इस दौरान रानी सहित हम सभी का विवाह हुआ, बच्चे हुए, और भी जिंदगी के जो मसले हो सकते थे सब हुए, पर रानी अपने आप को उनके यहाँ जाने से कभी नहीं रोक पाई। अब इसे आप किस प्रेम का नाम देंगे? एक अनबोला प्रेम, जो कभी किसी ने किसी से ना कहा ना इनकार किया, बस प्रेम था। एक महीन अदृश्य धागा जिससे माँ ने रानी को बांधा हुआ था, और स्वयं वे उसी के सहारे अपने जवान बेटे का बिछोह सहन कर पाई। तो साथियों, प्रेम की परिणति हमेशा प्राप्ति में नहीं होती, बस महसूस करके, सहन करके और कुछ देकर भी उसको चरम पर पहुंचाया जा सकता है। प्रेम कहानियों की कड़ी में यह मेरी पहली कहानी थी। दूसरी के लिए प्रतीक्षा करिए। तब तक के लिए नमस्कार व सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।